Hello everyone, good morning. This is Snehal Shrivastava, and in this session we will be discussing the Hindu newspaper analysis. Now आज है 14 दिसंबर और आज के हम जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें मैं एक टॉपिक ऐसा उठाऊंगा, एक एडिटोरियल ऐसा उठाऊंगा जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब सारे ही सेशंस में मैं ऐसा करता हूँ बट आज मैं बता के कर रहा हूँ ना। सबसे पहले एक फ़नी न्यूज़ है जिसमें चाइनीज़ ट्राई टू चेंज LAC स्टेटस को राजनाथ जी का कहना है, राजनाथ सिंह जी का कहना है, डिफेंस मिनिस्टर। इन्होंने बोला कि जो चाइनीज़ है उन्होंने मतलब चाइनीज़ आर्मी, चाइनीज़ सोल्जर्स हैं, उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज करने की कोशिश करी। ठीक है, तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के पास मतलब ट्राई किया कि वो इंटरवीन कर जाए, अंदर आ जाए इंडियन टेरिटरी के। बट इंडियन सोल्जर्स ने, मतलब ये थोड़ा सा फ़नी हो गया इस बारे में कि इंडियन सोल्जर्स ने उनको पकड़ के बहुत मारा, मतलब डंडे ही डंडे मारे। इसके वीडियो भी ट्विटर और ऑनलाइन सोशल मीडिया से आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस पर USA ने इंडिया को प्रेज़ भी किया, कहा कि आपने बहुत ही सही स्टैंड लिया ऐसी चीज़ों में। ना ये हमारे न्यूज़ अच्छी थी तो मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल येट टू शेक ऑफ पैंडमिक ब्लूज बट स्टूडेंट्स गो अब्रॉड इन रिकॉर्ड नंबर्स। मतलब कि इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो अभी भी मतलब अफेक्टेड है काफ़ी ज़्यादा पैंडमिक की वजह से। मतलब पैंडमिक जो आया था उसकी वजह से, कोविड-19 पैंडमिक था, उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रैवल अभी भी काफ़ी ज़्यादा हिला हुआ है, बिगड़ा हुआ है। बट स्टिल जो लोगों के मतलब कि स्टूडेंट्स के जाने की संख्या है वो अभी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि बिज़नेस में 2019 में लोग जाने वाले कम हुए, 2020 में और कम हुए। एम्प्लॉयमेंट में, टूरिस्ट में, स्टूडेंट्स में 2020 में हमें देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा गिरावट आई है लोगों के जाने में, अब्रॉड जाने में। ठीक है, इवन वहाँ से लोग वापस आ रहे थे। बट वही अगर हम 2021 में देखें तो थोड़ा बहुत लोग जाना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का साइन। और 2022 में एक बहुत ज़्यादा हाइक देखने को मिलता है लोगों के बाहर जाने का। इससे जो है हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा फ़ायदा भी मिलता है। और अभी इंडिया का ये एक रिपोर्ट आई है कि इंडिया बहुत ही जल्दी $100 बिलियन का रेम्यूनरेशन, मतलब कि जो लोग बाहर सर्विस करते हैं उनसे $100 बिलियन रुपीज़ जो है, मनी जो है वो इंडिया में आएगा। रुपीज़ नहीं, $100 बिलियन मनी इंडिया में आएगा। तो ये सबसे पहली कंट्री होने वाली जो इतना ज़्यादा रेम्यूनरेशन एक्सेप्ट करेगी। नेक्स्ट आते हैं, ऑल 22 सब रजिस्ट्रार इन द नेशनल कैपिटल नो वुमेन। मतलब कि जितने 22 सब रजिस्ट्रार्स हैं नेशनल कैपिटल में वो वुमेन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, न्यूज़ में बन के क्यों आया है? तो क्योंकि हमेशा मेन रहते हैं हर जगह पे, बट इस बार ऐसा हुआ है कि वुमेन्स का हमें देखने को मिला कि एक ऑफिस में मतलब हर कोई वुमेन ही है ना। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का कहना है कि हम देख सकते हैं यहाँ जूम करके कि पहली लाइन में लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का कहना है कि इससे जो है करप्शन को रोकने में थोड़ी हेल्प मिलेगी, हैरेसमेंट भी रुकेगा लोगों का। और वुमेन ऑफिसर्स जो होती हैं वो थोड़ी सेंसिटिव और एम्पैथेटिक होती हैं पब्लिक डीलिंग में, मतलब लोग से पब्लिक डीलिंग वो अच्छा करती हैं, लोग की चीज़ों को समझती हैं। एंड वुमेन एक ऐसा सेक्शन हमेशा से रहा है जो कि कम एड्रेस किया गया है, उनकी प्रॉब्लम्स हमेशा ज़्यादा रही हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स में मेंस ज़्यादा डोमिनेट करते आ रहे हैं। लेकिन अब धीमे धीमे हम देखते आ रहे हैं कि वुमेन का भी पार्टिसिपेशन हर जगह बढ़ता जा रहा है और इससे जितने भी क्राइम्स हैं और जो भी करप्शन है वो कम होता हुआ देखने को नज़र आ रहा है। क्योंकि ऐसा एक रिपोर्ट में माना गया कि जहाँ वुमेन्स होती हैं वहाँ करप्शन थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ऐसा मतलब हम एकदम एक्सक्लूसिवली नहीं कह सकते कि वुमेन है तो करप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि वुमेन में तो ऑब्वियसली ओवरऑल ह्यूमन ही है, बट हाँ कम होता है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखने को मिलता है, अटैक ऑन द लास्ट डिविजन द जुडिशरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा सा। अगर लोग पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे तो भी इंटरेस्टिंग है और एज अ UPSC एस्पिरेंट भी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। पहली लाइन मैं इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सबको यहाँ पे सारी चीज़ों को हाईलाइट करके एक एक पैराग्राफ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिसेंट कमेंट बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि और लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू कैन बी read as concerned attack on the concerted attack on the collegium system। मतलब कि इनका कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिस तरह से अपने जजेस को इलेक्ट करता है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक बेसिक स्ट्रक्चर है
जो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज होता है तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जिस बेसिस पे इंडिया बना था, जो बेस था, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और ये डिसाइड करने वाला कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी में कॉलेजियम सिस्टम भी है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? देखिए, बात क्या है कि हमें पता है कि हम जब प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना है, चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करना है ना, एमएलए को इलेक्ट करना है, तो हम लोग वोट करते हैं, और वोट करने के बाद वो इलेक्ट होके जाते हैं, तो हम उनको इलेक्ट करते हैं। अब जो मिनिस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें देखने को हमेशा मिलता है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं सब पे कहीं ना कोई क्रिमिनल चार्ज है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स पे चार्जेस हैं, वो किसी न किसी केसेस में हैं। तो और करप्ट भी हम कह सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलता है कि जब कोई दूसरी पार्टी आती है पावर में, तो फिर वो अपोजिशन पार्टी के जितने भी वो करप्शन वाली चीज़ें होती है सबको निकाल के दिखाती है ना, जैसा कि अभी इस रिजिम में हम देख रहे हैं। तो जैसे कि एक पार्टी पावर में है, दूसरी पार्टी के अपोजिशन में, तो अपोजिशन पार्टी के वो जितने भी बुरी चीज़ें होंगी वो सब निकाल के दिखाते रहते हैं। फिर नेक्स्ट इसी का वाइस वर्सा होता है, तो वैसा होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे करप्शन तो होता ही होता है। अभी इंडिया इतना करप्शन फ्री नहीं हुआ है, और करप्शन लिस्ट में काफ़ी बुरी स्टेट में है इंडिया। ठीक है, तो अगर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, अगर वो इंटरफेयर करने लगे सुप्रीम कोर्ट के भी प्रोसीजर्स में, जो कि एक एजुकेटेड पीपल्स का ग्रुप है, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको जज बनना है तो आपके पास एक प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, है ना, आप पढ़ के आए हो, आप प्रैक्टिस करे हो, आपके पास नॉलेज हो, तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हो, हाई कोर्ट के जज बनते हो, है ना। कोई छोटी मोटी चीज़ तो होती नहीं कि आपने इलेक्शन लड़ा और जज बन गया, है ना, ऐसा तो नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं या हाई कोर्ट के जो भी जजेस होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, है ना, और आप जानते हो कि इलेक्शन में कोई आपको डिग्री नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ये ऑलरेडी बहुत ही सही तरीके से चल रहा है। ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत इसमें नेपोटिज्म देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर हम पूरी तरह से उसमें हम कह दें कि जो एग्जीक्यूटिव है ये एग्जीक्यूटिव है और ये हमारा जुडिशरी है, अब ये दो अलग अलग हमारे क्या होते हैं, पिलर्स हैं, है ना। जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव अपना इंडिपेंडेंट है, और लेजिस्लेचर जो है वो अपना इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इन तीनों का अलग अलग काम है। अगर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में इंटरफेयर करना शुरू करते तो क्या होगा, इससे जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो ख़राब होगी और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल ये यहाँ पे कंसर्न है। तो अभी यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करने की कोशिश बार बार करती आ रही है। नेक्स्ट में हम देखते हैं एन इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। इलेक्टेड ऑटोक्रेसी मतलब सुप्रीम कोर्ट कंसीव्ड एज अ कस्टोडियन। सुप्रीम कोर्ट को हम कस्टोडियन मानते हैं, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के कौन रखेगा, सुप्रीम कोर्ट रखेगा। एंड फाइनल आर्बिटर ऑफ द लॉ, मतलब कि फाइनली उसको आर्बिटर मतलब इंटरप्रेट कौन करेगा कि लॉ में क्या लिखा है, इस लाइन का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल है तो इसका क्या मतलब है, ये कौन बताएगा, ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा। और इसकी इनकंसिस्टेंट हिस्ट्री भी रही है, मतलब कि ये हमेशा से चला आ रहा है जब से इंडिपेंडेंस गेन हुई है, और सुप्रीम कोर्ट बनाया ही इसीलिए गया था कि जिससे वो जस्टिस प्रोवाइड कर सके। वाइल हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जुडिशरी को बहुत बुरी तरह से इमरजेंसी लगा करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी, पूरे कोर्ट को, वहाँ के जो जज थे उनको, है ना। और ये सिटीज़न राइट को पूरी तरह से इरोड करने की बहुत बुरी कोशिश इंदिरा गांधी जी ने करी थी अपने टाइम में। बाद में फिर वो हटा भी दी गई थी। फिर उसके बाद ओवर द डिकेड्स आफ्टर मच रिफ्लेक्शन एंड रिपेयर, फिर उसके बाद कई सालों में बाद रिफ्लेक्शन मतलब बहुत देखा गया, चेक किया गया, रिपेयर किया गया उन सारी प्रॉब्लम्स को, अंदर से भी जुडिशरी के और बाहर से भी जुडिशरी के। और जो बुरे दिन थे उनको जो है किसी तरह से हटाया गया, कम किया गया, ख़त्म किया गया। बट अब जो है, अब फिर से ये प्रॉब्लम हमारे सामने अराइज होती आ रही है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, इसका इन्वॉल्वमेंट मतलब कि जो लेजिस्लेचर है इसका इन्वॉल्वमेंट हम जुडिशरी में क्यों होने दें, है ना। अब देखिए, द प्रेजेंट मूव फॉर अटेम्प्टिंग अंडरमाइन डिस्क्रेडिट द जुडिशरी एज सीन इन द कमेंट इज पार्ट ऑफ लार्ज मिशन। मतलब इनका कहना है, जो एडिटर है उनका कहना है, जो न्यूज़पेपर है उसका कहना है कि ये जो अभी मूव चलते आ रहे हैं, कॉलेजियम को बुराई कर रहे हैं, कॉलेजियम की बुराई करते आ रहे हैं, तो वो जुडिशरी को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, जिससे कि जुडिशरी बदनाम हो और फिर
लेजिस्लेचर जो है वो NJAC, ठीक है, NJAC लॉ लेकर के आए, जिसमें कुछ मिनिस्टर्स होंगे जो जजेस को इलेक्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। अब जब मिनिस्टर्स, अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। हाँ, पैरेलल्स कैन बी ड्रॉन विद इलेक्टेड ऑटोक्रेसीज, मतलब जो इलेक्टेड ऑटोक्रेसीज है, जो मिनिस्टर्स हैं, है ना, उनके साथ जो है क्या होता जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ करते जा रहे हैं अपनी पावर का। जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या कर रही है, वेरी इंस्टीट्यूशन इंटीग्रल टू डेमोक्रेसी, मतलब कि जो ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रल है, ठीक है, टू किल डेमोक्रेसी इटसेल्फ, मतलब कि जैसे लोकपाल आया, लोकपाल का कोई पता ही नहीं है लोकपाल कर क्या रहा है काफ़ी टाइम से। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी भी कोई खबर नहीं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और जो स्पेशली जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में है, उसके अगेंस्ट तो कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कुछ बात करता ही नहीं है। ऐसा बहुत रेयर ही देखने को मिला है इस रेजिम में। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को हमेशा यूज़ किया जाता है एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और स्टूडेंट्स या पॉलिटिकल अपोनेंट के अगेंस्ट, जिससे कि वो इस मतलब इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का फ़ायदा उठा के इन सब लोगों को, जर्नलिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, ये जो कोई भी प्रोटेस्ट करता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट इनको यूज़ किया जाता है। हाल ही में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, इसकी भी कोई बात नहीं हो रही और वो नॉन फंक्शनल हो चुका है। मतलब उससे कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो एक तरह से, इसके कई केसेस आए थे, हमने पिछली बार डिस्कस भी किए हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से पिछली क्लासेस में, कि किस तरह से इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो सही तरीके से लोगों को रिप्लाई नहीं दे रहा, वो लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में अनसक्सेसफुल है। तो फिर इंफॉर्मेशन कमीशन को बनाने का फ़ायदा ही क्या हुआ, है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो हमारा एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, वो किस तरह से जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर अपना दबाव बना के चल रहा है। और इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को फ्रीडम नहीं मिल पा रही कि वो इन जो रूलिंग पार्टीज है इनके अगेंस्ट अगर ये कोई गलत काम करे तो कोई स्टेप ले सकें। यूनिवर्सिटीज़ आर अंडर अटैक, जो अनबायस्ड लोग हैं, मतलब कि जो लोग रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जाते हैं, उनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग्स चला दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। एज अ रिसर्जेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन 2015 ऑन NJAC, उन्होंने मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का 2015 में डिसीजन आया जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन थी। ये वही है जिसमें जो कि बाहर के लोग भी इन्वॉल्व रहेंगे किसी भी जज को सेलेक्ट करने में, ठीक है। तो शुरुआत के टाइम में तो जो रूलिंग पार्टी है उनको कोई भी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिली, लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि अब जो नए जजेस आए हैं, चीफ जस्टिस आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा असर्टिव है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी स्टेप ना उठाया जाए, उनका बेसिक स्ट्रक्चर बचा रहे, इसको मेंटेन करने के लिए। तो फिर अब एग्जीक्यूटिव को लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव सीम्स टू हैव रिकग्नाइज दैट द जुडिशरी इज़ द लास्ट बेशन। तो ये जो हमारा आर्टिकल का एकदम हेडिंग थी कि लास्ट बेशन बचा है ना, तो जो लास्ट बेशन बचा है, फाइनल प्रोटेक्टर है सिविल लिबर्टीज़ का, उसको अगर हम क्लेम कर लेते हैं तो हम मोस्ट पावरफुल बन जाएंगे पूरे इंडिया में। मतलब पूरे इंडिया में हमारी पावर सबसे ज़्यादा हो जाएगी अगर हम जुडिशरी को भी अपने अंडर में ले आते हैं तो। ऐसा एग्जीक्यूटिव का सोचना है, द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेट अ मिनट, या हिस्ट्री टेल्स इज दैट, हिस्ट्री में बताती है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट के डिसीजंस रहे हैं CJI के, वो CJI के एडवाइस पे ही होते हैं, ठीक है। अगर कंकरेंस वाज नॉट कंटेम्पलेटेड फॉर 4 फाउंडिंग फादर्स, मतलब कि जो हमारे 4 फाउंडिंग फादर्स थे, है ना, जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ढूंढा, तो वो हमेशा बोलते थे कि हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी ही चाहिए। ये देखिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी वॉज नॉन नेगोशिएबल, मतलब कि आप जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को नेगोशिएट कर ही नहीं सकते हो। जुडिशरी अपने में ही एक सुप्रीम है ना, और एग्जीक्यूटिव अपने वर्क में सुप्रीम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को आकर के कंट्रोल करे। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल भी नहीं कर सकती। जुडिशरी सिर्फ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की चीज़ों पर नज़र रखेगी और एक प्रॉपर डिसीजन लेके आएगी कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। ये सब अपने अपने काम करेंगे। जिसका काम है जजमेंट देना,
वो जजमेंट देगा। जिसका काम है लॉज इम्प्लीमेंट करना, वो इम्प्लीमेंट करेगा। जैसे हमें पता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है। और लेजिस्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो इसका काम होता है लॉ मेकिंग का। और जुडिशरी का काम होता है कि लॉ मतलब कि इसका प्रॉपर एडजुडिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा ये देखना, और जजमेंट प्रोवाइड करना कि क्या सही है क्या गलत है, किसने गलत किया किसने सही किया, ठीक है। कोई क्राइम होता है तो भी जुडिशरी देखता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे वो नॉन एम्बिगुअस थे, बट फिर उसके बाद में देखा गया कि कंसल्टेशन विद पर्सन हु आर वेल क्वालिफाइड टू गिव प्रॉपर एडवाइस वुड बी अप्रोप्रिएट। दिस वाज फॉलोड बाय थ्रू नेहरू एरा। बोथ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू मैनिपुलेट द प्रोसेस। तो नेहरू तक तो ठीक था, सब सही चल रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी ने इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश किया। कॉलेजियम सिस्टम को कहीं ना कहीं वो इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि जजेस भी हमारे हिसाब से चले, मतलब लेजिस्लेचर के हिसाब से जजेस चले, ठीक है। क्योंकि अगर देखो लेजिस्लेचर जब अपॉइंट करेगा जजेस को, छोटे जजेस को ऊपर ले आएगा, तो ये लेजिस्लेचर में जो लोग बैठे हैं वो कहेंगे ना जज से जाके, चलो तुम मेरे मन के जजमेंट दो, मैं तुमको सीजीआई बना दूंगा। तो इस फेवर को करने के लिए, मतलब सीजीआई बनने के लिए वो जज ऐसा कर सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो इस पॉसिबिलिटी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो ही ना, इसीलिए लेजिस्लेचर और जुडिशरी को अलग अलग रखा गया है, साथ में नहीं मिलाया गया, ठीक है। मैं समझाते हुए चल रहा हूँ कि कैसे क्या होता है कॉलेजियम और क्या एनजेएसी है, ठीक है। मैंने पहले वीडियोस में भी समझा रखा है। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर ये एडिटोरियल, मतलब कि एडिटर जो हैं इस एडिटोरियल के, वो कह रहे हैं कि हाउएवर आई मेंटेन दैट जजेस अपॉइंटिंग जजेस, मतलब कि अगर कोई जज एक दूसरे जज को अपॉइंट करता है, हो सकता है वो दोस्त हो, है ना, और ये नीचे रह गए हो, मतलब जूनियर ही रह गए हो, तो ये जो सीनियर जज है वो इनको अपॉइंट करके ऊपर ले आने की कोशिश कर सकते हैं। तो बिल्कुल एडिटर का कहना है कि हम ये नहीं कह रहे कि कॉलेजियम पूरी तरह से सही है, कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से सही नहीं है ना, बट एनजेएसी भी तो पूरी तरह सही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि एनजेएसी में मिनिस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है, बाहर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिनका बैकग्राउंड लॉ का है ही नहीं, मतलब वो लॉ के बारे में कुछ नहीं जानते। कॉलेजियम में सब लॉ के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पे नेपोटिज्म आ सकता है ना। लोग फेवर कर सकते हैं, जजेस अपने फेवरेट जजेस को फेवर कर सकते हैं। तो इसलिए इनका कहना है कि एक मतलब कि इनका कहना है कि रूल्स होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसके थ्रू जजेस को अपॉइंट किया जाए। मतलब कि एक अपॉइंटमेंट कमीशन बनना चाहिए, वो अपॉइंटमेंट कमीशन का कुछ रूल होने चाहिए, वो रूल सबको पता होने चाहिए कि इस रूल से इस जज को लाया गया है ऊपर, इसको प्रमोट किया गया है, इनको अपॉइंट किया गया है, ये रूल था, इस रूल से किया गया है, ये पता होना चाहिए। बट अब दूसरे साइड देखते हैं, अगर एनजेएसी की बात करते हैं तो कह रहा है कि एनजेएसी कुड हैव फिक्स दिस प्रॉब्लम, एनजेएसी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है बिल्कुल, बट इट हैड मेनी फ्लॉज, इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को ये अंडरमाइन कर देगा, है ना। और जो लोग इसमें इलेक्ट कर रहे हैं उनको थोड़ी सी वीटो पावर भी मिल जाएगी, मतलब कि जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको कुछ ना कुछ पावर मिल जाएगी जुडिशरी में भी, तो ये गलत है। तो ये इनका कहना है कि हम एनजेएसी को भी, अब देखो हुआ क्या था कि एनजेएसी जब गवर्नमेंट लेके आई, एनजेएसी को लेके आई, तो जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसमें क्या करो, थोड़े से रिफॉर्म लेके आओ, रिफॉर्म लेकर के आओ, ठीक है, ये रिफॉर्म चाहिए, ये रिफॉर्म लेके आओ, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बट जो हमारा लेजिस्लेचर है उसने डिनाई कर दिया, वो कह रहा है नहीं, हम तो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे ही नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो सीधा वही चाहिए जो हम कह रहे हैं, एनजेएसी लेके आओ तो एनजेएसी लेके आओ। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा अंडरमाइन कर रहा है, इस वजह से हम एनजेएसी को अलाउ नहीं कर सकते, हम कॉलेजियम को ही अभी मेंटेन रखेंगे अगर आप एनजेएसी में कोई भी रिफॉर्म लाके नहीं लाते हो। इसके बाद वही वाली बात है, मैंने बताया इस चीज़ को। फिक्सिंग द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर बेटर और फॉर वर्स द कॉलेजियम सिस्टम इज़ करेंटली द लॉ ऑफ द लैंड, चाहे सही हो या गलत हो, बट जो कॉलेजियम सिस्टम है वो लॉ ऑफ द लैंड है, विच एवरीवन इंक्लूडिंग द एग्जीक्यूटिव मस्ट अडियर टू, मतलब कि जिसको सभी को फॉलो करना चाहिए, इवन एग्जीक्यूटिव को भी इस चीज़ को मानना चाहिए। अभी उसके बाद बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कोऑपरेट करने को मना कर दिया है ना, लेट अलोन कंसल्ट विद सुप्रीम कोर्ट। तो
मतलब वो कह रहे हैं कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे आपके साथ, हम आपकी बातों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बातों को। फिलहाल ये गलत है। गवर्नमेंट वुड ऑल्सो डू वेल टू थिंक अबाउट इट्स ओन कल्पेबिलिटी इन अलॉन्ग, मतलब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारे जो सिस्टम है, कल को कोई और भी गवर्नमेंट आ सकती है, कल को कोई और गवर्नमेंट मतलब कोई और पार्टी गवर्नमेंट में आ सकती है, तो उसका जो प्रोसीजर होगा वो अलग होगा। तो कल को जो जजेस हैं वो कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल पार्टीज से फिर इन्फ्लुएंस होके होने लगेंगे ना, तो फिर ये चीज़ गलत होगी। जजेस को हमेशा क्या होना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, एक न्यूट्रल अप्रोच रखनी चाहिए, तो वो न्यूट्रल हमेशा रहे। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि जजेस की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, अब देखो जजेस, अभी ये ब्लेम क्या करती है गवर्नमेंट और क्या ब्लेम लगाती है, कहती कि जो जुडिशरी है वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर जजेस नहीं है उनमें, इनकी स्ट्रेंथ कम है ना, स्ट्रेंथ मतलब नंबर ऑफ जजेस कम है एज़ कम्पेयर टू द पॉपुलेशन का, इतने ज़्यादा कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। भाई देखो कोर्ट की जो फंडिंग होती है वो कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इनको पैसे प्रोवाइड करेगी, ठीक है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को देगी पैसे, तो कोर्ट उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा नहीं दे रही है तो कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं रही है तो कोर्ट कैसे करेगा इम्प्लीमेंट। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कोर्ट की कंट्रोल करती आ रही हैं। अगर इन चीज़ों को सही कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट तो फिर कोर्ट के प्रोसीजर अपने आप सही हो जाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और जो पेंडिंग केसेस है वो भी कम होते नज़र आएंगे। तो इस वजह से गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम को ब्लेम नहीं करना चाहिए, इस वजह से, इसलिए कि गवर्नमेंट जुडिशरी के ऊपर अपनी पावर अपनी आजमा सके। ठीक है, फिर उसके बाद वही कह रहे हैं कि टू मेक दिस चेंज इन इवन एज इन द लॉन्ग टर्म वी स्ट्राइव फॉर अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड बैलेंस लेजिस्लेशन ऑन जुडिशियल कमीशन, मतलब कि ये कह रहे हैं कि एक वेल स्ट्रक्चर और बैलेंस लेजिस्लेशन लेके आना चाहिए जुडिशियल कमीशन पे, जो कि ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए, क्योंकि कॉलेजियम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, लेकिन है ना, ऐसा ना हो कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो उसमें, तो ट्रांसपेरेंसी ऐसी होनी चाहिए। इसके बाद वही है कि गवर्नमेंट के पास कोई कोऑपरेटिव स्पिरिट नहीं है, गवर्नमेंट कोऑपरेट कर नहीं रही है, गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना चाहिए, एंड सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से अपने उसको प्रोटेक्ट कर रही है डेमोक्रेसी को, उसे उस तरह से प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए। आने वाला टाइम अच्छा होगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। फिर राइज ऑफ, नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा, राइज ऑफ रूरल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि हम देखते हैं जितनी भी इंडस्ट्रीज़ लगती हैं वो कहाँ लगती हैं, वो अर्बन एरियाज़ में ना लग के रूरल एरियाज़ में लगती हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए एक बड़ा एरिया चाहिए होता है, तो बड़ा एरिया अर्बन एरिया में लेने जाएगा कोई पर्सन तो उसे महंगी पड़ेगी, और रूरल एरिया में वो सस्ती मिल जाती है। रूरल एरिया में हमें सस्ते में एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, लोग जो है कम पैसे में काम करने को एग्री हो जाते हैं, है ना। तो इस वजह से रूरल एरियाज़ को लोग प्रेफर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। बाकी इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, छोटा सा पॉइंट है कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, तो जब इंडस्ट्रीज़ को पढ़ेंगे तो उसमें एक छोटा पॉइंट रहता है कि हाँ वो इंडस्ट्रीज़ रूरल एरियाज़ में ज़्यादा लगती हैं, उसके रीजंस क्या क्या होते हैं वो बड़े छोटे से हैं, वो ईजिली बताए जा सकते हैं कि रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है, एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, और चीज़ें मतलब हमें कॉस्ट कम पड़ता है ना, ये सारी चीज़। फिर इंडिया हिट्स आउट एट OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, मतलब कि इस्लामिक कोऑपरेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंडिया ने हिट किया, मतलब बोला कि आप जो है पाकिस्तान के साइड से लाइन ऑफ कंट्रोल में क्यों आए। जैसे लेट्स अज्यूम ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इधर इंडिया है और ये पाकिस्तान है, तो अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आते हैं, ठीक है, LOC पे, तो फिर मतलब कि ये एक तरह का संकेत है कि जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वो पाकिस्तान की तरफ एक्सक्लूसिवली है, मतलब पूरी तरह से पाकिस्तान की साइड है, इंडिया की साइड नहीं है। तो ये इस चीज़ को इन्होंने पॉइंट आउट किया क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया, आप डिस्प्यूटेड एरिया में अगर आते हो किसी के, और किसी एक पाकिस्तान की साइड से आ रहे हो इस डिस्प्यूटेड एरिया में, तो फिर इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हो कि हाँ ये एरिया पाकिस्तान का है, ठीक है। तो ये चीज़ एग्री इंडिया नहीं कर रहा है, इस वजह से पाकिस्तान, इस वजह से इंडिया ने OIC को बोला है। बाकी इन्होंने बोला है कोई ख़ास बात नहीं है, बट हाँ ये हम इतना दिमाग में रख सकते हैं कि OIC जो है वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस चीज़ में सपोर्ट करता है। आगे एक इंडिया में भी फर्स्ट टू होल्ड सेटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन, इंडिया में भी हो सकता है फर्स्ट, है ना, अभी हुआ तो नहीं है कि सेटेलाइट का स्पेक्ट्रम ऑक्शन करेगा,
तो जब बनेगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।